अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यू, द टेबल शोज सम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स फॉर 2010 एंड एस्टिमेट्स फॉर 2050। तो मुझे भाई डेटा दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस के बेसिकली कुछ कंट्रीज का ग्रुप होता है, सही है। 2010 और 2050 का एस्टिमेट दिया हुआ है, सही है। तो टाइप्स ऑफ रीजन और सारा मेरे को डेटा दिया हुआ है फालतू। डायरेक्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। What relation can be confirmed from the table? The least developed regions, least developed किधर है? Least developed ये रहा, has the largest urban populations। कह रहा है कि भाई अर्बन पॉपुलेशन का मतलब कह रहा है कि लीस्ट डेवलप्ड में लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, सही है। इसका मतलब ये कह रहा है कि शहरों में लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो ये बोल रहा है कि ये लार्जेस्ट है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट आप देखो किधर है, लेस डेवलप्ड में। ये कह रहा है कि लीस्ट डेवलप्ड में लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, एक्चुअल में भी नहीं है और प्रिडिक्टेड में भी ऐसा नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, पहला ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, सही गलत ऑप्शन है। उसके बाद द मोर डेवलप्ड रीजन्स हैव द लोवेस्ट ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। इसका मतलब ये ऑप्शन बेसिकली कह रहा है कि जो मोर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पर अर्बनाइजेशन का ग्रोथ रेट सबसे कम है। अर्बनाइजेशन का मतलब कि कितने लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब डेवलप हो रहा है नेशन। अब एक डेवलप्ड नेशन वैसे ही अर्बनाइज होता है, वो वैसे ही शहर में ही होता है पूरा, वो और कितना अर्बनाइज होगा, सही है। तो हमेशा ग्रोथ रेट उसमें कम ही होगा। तो ये फैक्ट है, ये बेसिकली एक फैक्ट है। जो शहर ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो मुल्क ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पर अर्बनाइजेशन सबसे कम ही होगी, सही है। तो ये देख लेते हैं, सही है। तो रेट क्या बोल रहा है कि 2010 से 2050 का रेट जो है वो बहुत कम है, सही है। तो देख लेते हैं रेट कैसे पता चलेगा। सही है, देखो ये 930 से 1100 हुआ है, ये 2556 से 5186 हुआ है, और ये 249 से 914 हुआ है। अब अगर आप रेट नहीं भी निकालो ना, अगर आप रेट ना भी निकालो तो ये साफ साफ दिख ही रहा है कि ये जो है ना मोर डेवलप्ड रीजन में सबसे कम चेंज आया है, सही है। 2010 का डेटा ये रहा, 2050 का डेटा ये रहा। ग्रोथ रेट अगर आप निकालोगे तो ये सबसे कम ही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अगर आपको कैलकुलेशन से करना है तो कैलकुलेशन से भी कर लो, पर ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। मतलब ये प्रूफ अगर आप कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप कैलकुलेशन कर लो, सबसे कम ग्रोथ रेट इसका ही आएगा, क्योंकि साफ साफ दिखने से ही पता चल रहा है, सही है। तो कोई मसला तो नहीं है इसमें, इतना टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि फालतू एमसीक्यू बहुत, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है ये? सही, कैलकुलेट कर लेना बस एक बार, कोई है ही नहीं वैसे फालतू एमसीक्यू है ये वाला भी मैंने करा दिया। देखो जो मैंने करा दिया वो मैं स्किप करूँगा। हाँ भाई, 33 मैंने करा दिया। 33 का आंसर था सी, सही है। 33 का आंसर था सी। सी अपने पास मार्क कर लो, फिर ट्राई कर लेना, सही है। तो 33 ऑलरेडी कवर्ड है। अच्छा, उसके बाद 34 देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट नहीं है। Where the marginal propensity to save is 1/6 and the marginal propensity to import is 1/3। इन दोनों को ऐड करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो मेरा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनेगा s प्लस एम। वैसे तो क्या होता है, वैसे तो होता है s प्लस टी प्लस एम, पर अब क्योंकि इसने गवर्नमेंट नहीं बोला है तो खाली मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s प्लस एम, सही है। तो 1/, आंसर क्या आएगा 0.5, सही है। s प्लस एम को ऐड करूंगा तो 0.5 आएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, सही। मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, तो मल्टीप्लायर मेरा क्या होगा 2 होगा, सही है। क्लियर है? वैसे तो s प्लस टी प्लस एम होता है, पर गवर्नमेंट नहीं है, सही। सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड है और नॉर्मल इकोनॉमी है। तो आंसर बहुत सिंपल सा एमसीक्यू था, बहुत आसान एमसीक्यू था। अच्छा, ये वाला देख लो। द टेबल रेफर्स टू एन ओपन इकोनॉमी विद गवर्नमेंट सेक्टर इन विच सिचुएशन इज द इकोनॉमी इज इन डिसइक्विलिब्रियम। एक इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम पे कब होती है? तो डिसइक्विलिब्रियम के तीन तरीके हैं, डिसइक्विलिब्रियम के तीन तरीके हैं। या तो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल ना हो, या तो आपके इंजेक्शन विड्रॉल इक्वल ना हो, या तो आपका एडीएएस इक्वल ना हो, सही है। या तो आपका एडीएएस इक्वल ना हो, ये ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, सही है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इक्वल किधर नहीं आ रहा। अच्छा चलो मेरे को ये बता दो, ये जो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें कौन सा मॉडल लग रहा है, खाली ये बता दो। ये वाला मॉडल है कि ये वाला मॉडल है? ये वाला मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये, जितना मुझे डेटा दिया हुआ है? सेकंड वाला मॉडल है, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल है, सही है। इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल है ये। क्यों? क्योंकि देखो कंजम्पशन को तो इग्नोर करेंगे, कंजम्पशन को इग्नोर करेंगे। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और ये मेरा एक्सपोर्ट है, ये मेरी सेविंग, ये मेरा टैक्स, ये मेरा एम, सही है। तो इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल क्या होता है? इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल में क्या होता है भाई,
S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस एक्स। सही है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो पहले वाले ऑप्शन में डिसइक्विलिब्रियम है कैसे डिसइक्विलिब्रियम में देख लेते हैं। 150 को ऐड करो, ये 300 हो गया और ये कितना हो गया 420। सही है। तो मेरे इंजेक्शन कितने आ रहे हैं, मेरे इंजेक्शन आ रहे हैं 420, पर आप नोटिस करो विड्रॉल कितने हैं 80 प्लस 200, 280 प्लस 100 380। तो देख लो डिसइक्विलिब्रियम आ गया देख लो डिसइक्विलिब्रियम आ गया, समझ आ गया। जिसको ऐसे करना है। सही है। कंजम्पशन को इग्नोर करना भाई, कंजम्पशन कट ऑफ हो जाता है, कंजम्पशन कट ऑफ हो जाता है। बच्चे नॉर्मली इसको भी अज्यूम करते हैं, ये नहीं करना, इसको इग्नोर करना है। हाँ भाई, इंजेक्शन विड्रॉल मॉडल में ये सी इग्नोर होता है। सही है। पढ़ जाऊं आगे। ठीक है। अच्छा अब 36 The table shows the levels of consumption, expenditure and savings for the given family incomes. सही है। Over the range of disposable income shown, as income rises, the marginal propensity to consume. MPC निकालना है। सही है, MPC निकालना है। ये कैसे है, क्या मसला है इसमें, क्या डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है ना भाई, इंजेक्शन विड्रॉल इक्वल नहीं है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है ना। बाकी ऑप्शन में इंजेक्शन विड्रॉल इक्वल होंगे। सही है। ठीक है, बढ़ जाऊँ आगे, कोई मसला नहीं। और मैं और किसको मसला था, सना सलीम इक्वल कब होगा, सना सलीम वो तो सवाल पे डिपेंड करता है ना। सही। अच्छा ये देख लो, इसमें एमपीसी निकालना है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं देख लेता हूँ उसको 2 मिनट पहले, ये कर लो। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। सही है। तो ये क्या करोगे आप, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन देख के हर पॉइंट पे आपको एमपीसी कैलकुलेट करना है। सही है। तो पहले वाले रेंज पे बता दो, पहले वाले रेंज पे क्या आ रहा है आंसर, पहले वाले रेंज पे चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो हर पॉइंट पे मेरे को चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम करना है। सही है। पहले में कितना आ रहा है 0.95, दूसरे में दूसरी रेंज में कितना आ रहा है, दूसरी रेंज में 0.9, दूसरी रेंज में 0.9, तीसरी रेंज में क्या आ रहा है 0.85, चौथी रेंज में क्या आ रहा है 0.8 और पांचवी रेंज में क्या आ रहा है 0.7। तो कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है भाई, आंसर खुद देख लो। इट फॉल्स कंटिन्यूसली। सही है, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। सही है। क्लियर है। सही है। 37 देखो ये भी एक अच्छा एमसीक्यू है, पर अगेन टेबल वाला है। तो देखो यहाँ पर अब एक चीज समझ लेना, यहाँ पर आपका कोई कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर आपका आईक्यू टेस्ट होता है। सही है। ये वाला अगर एमसीक्यू गलत हो रहे हैं ना आपसे, तो घबराने की टेंशन नहीं है, ये पेपर में ऐसे ही 1-2 आते हैं, बट अगेन आईक्यू टेस्ट होता है, वापस बता रहा हूँ, कोई नॉलेज बेस नहीं है ये। The table shows the annual percentage change in China's GDP and the contribution of some of its component parts between 2006 and 2012. Basically मेरे को चाइना का क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है। सही है। What can be concluded about China's economy between 2006 and 2012? सही है। China's current account was in surplus in more years than it was in deficit. कह रहा है कि चाइना का करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में था ज्यादा सालों में और डेफिसिट कम सालों में था। सही है। तो ये देख लेते हैं। अच्छा अब डेटा मुझे क्या क्या दिया हुआ है इसने, यहाँ पर एक मसला है, बहुत बड़ा मसला क्या है यहाँ पर, इससे मुझे करंट अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं है। सबसे पहला मसला ये है, इसने मुझे करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन तो दी भी नहीं है, इसने खाली मुझे नेट एक्सपोर्ट्स दिए हैं, इसलिए मुझे बाकी 2 कंपोनेंट्स करंट अकाउंट के नहीं दिए हुए। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। सही है। ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, इसने मेरे को इन्फॉर्मेशन आधी दी हुई है, इसने मुझे इन्फॉर्मेशन आधी दी हुई है।
चाइना's इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ फेल इन मोर ईयर्स देन इट रोज। कह रहा है कि चाइना का एक रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ज्यादा सालों में गिरा है और कम सालों में बढ़ा है। तो ये देख लेते हैं। ये मेरा सबसे पहला ग्रोथ बढ़ा, सही है, उसके बाद मेरा ग्रोथ गिरी है, फिर मेरी ग्रोथ मजीद गिरी है, सही है। तो एक बार ग्रोथ बढ़ी है, 2 बार गिरी है, उसके बाद क्या हुआ है, चलो मैं इस तरह करके दिखा देता हूँ। पहले ग्रोथ बढ़ी है, फिर ग्रोथ गिरी है, देन मजीद गिरी है, उसके बाद क्या हुआ, बढ़ गई है, देन वापस गिरी, देन वापस गिरी। तो क्या ये ऑप्शन सही है? क्या बोल रहा है, चाइना's इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ फेल इन मोर ईयर्स देन इट रोज। तो देख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ 2 बार बढ़ी है और 4 बार गिरी है, 4 बार गिरी है, रेट ऑफ ग्रोथ गिरा है, सही है, रेट ऑफ ग्रोथ, इसने खुद ही बता दिया। सही, ये नहीं बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है, इसने बोला इकोनॉमिक का रेट गिर रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ गिर रहा है, सही है। जिस तरह डिसइंफ्लेशन नहीं होती, इन्फ्लेशन का रेट गिर रहा है, सही है। तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्ट बी होगा, क्योंकि बी में मेरा ऑप्शन आ गया है, सही है। तो ज्यादा लंबी करना ही नहीं है एमसीक्यू में, जितना इनको ज्यादा पढ़ोगे उतना गलत करोगे, सही है, जितना इनमें घुसोगे उतना गलत करोगे। ले रही है इधर इंक्रीज, हाँ तो इंक्रीज ही तो बोला है मैंने, मैंने कहा डिक्रीज बोला है, इंक्रीज ही तो बोला है, ये ना इंक्रीज है। सही है, कह रहे हो मत। अच्छा, उसके बाद 38। अच्छा, ये वाला भी हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट ये तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 3-4 ऐसे एमसीक्यू करा दिए लास्ट सेशंस में। क्या कह रहा है, इन एन इकोनॉमी विद नो गवर्नमेंट सेक्टर, इफ सी का मेरे को दिया, आई दे दिया, एक्स दे दिया, एम दे दिया, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वाई। सही है, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं अपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई करूंगा मल्टीप्लायर से, क्योंकि मुझे अपना रियल नेशनल इनकम चाहिए, सही है। तो मैं ये करूंगा, सही है, तो मुझे रियल नेशनल इनकम चाहिए। मुझे इसने क्या दिया हुआ है, अपना 0.75 लिखा हुआ है। 0.75 का मतलब कि मेरा एमपीसी कितना चल रहा है, 0.75। तो अगर मुझे मल्टीप्लायर निकालना है तो मल्टीप्लायर कैसे निकालूंगा, 1/1 माइनस 0.75, तो मेरा आंसर क्या होगा, 1/0.25, और 1/0.25 मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 4। इसका मतलब है कि मेरा मल्टीप्लायर कितना चल रहा है, 4, और मेरी इकोनॉमी में चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, 20 + 60। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x माइनस एम जीरो हो जाएगा, क्योंकि x माइनस एम जीरो हो जाएगा, तो फायदा ही नहीं है। तो खाली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लायर कर लेना, और आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 320। तो ये 320 जो है वो मेरा आंसर होगा, सही है। x माइनस एम मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ये वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही जीरो हो जाएगा, सही है, क्योंकि 120 कट ऑफ हो जाएगा ना, फायदा ही नहीं, सही है। कोई मसला, क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, the table gives an economy's unemployment rate and inflation rate for a 5-year period। 5 साल का मुझे डेटा दिया हुआ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, सही है। अच्छा, what change between consecutive years was an agreement with the Phillips curve। Phillips curve एनालिसिस क्या कहती है, Phillips curve एनालिसिस ये कहती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगी, यही कहता है। तो कह रहा है कि कौन से सालों में ये चीज फॉलो हो रही है, सही है। अच्छा, 2010 से अगर मैं 2011 में आऊंगा तो नोटिस करो क्या हो रहा है, मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी गिर रहा है, मेरा इन्फ्लेशन रेट भी गिर रहा है, तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा, सही है। उसके बाद 2011 से 12 में क्या हो रहा है, मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिर रहा है 6.2 से 5.8, और मेरा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो ये इस साल में फॉलो हो रहा है। 2011 से जब मैं 2012 गया तो फिलिप्स कर्व की एनालिसिस जो है वो फॉलो हो रही है, इसका मतलब है मेरा आंसर होगा बी, क्योंकि पहले साल में नोटिस करो ये फॉलो नहीं हो रहा था, पॉजिटिव रिलेशनशिप था, पर उसके बाद नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, तो इसका मतलब है मेरा आंसर होगा 2011 से 2012 वाला। कोई मसला, क्लियर है। तो ऐसे तो बहुत एमसीक्यू हमने देखे हैं इससे पहले भी, ठीक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 40, एमसीक्यू नंबर 40, the table shows real GDP per head measured in US dollars for countries X and Y over a 3-year period. What can definitely be concluded from the data। ऐसे मेरे को क्या दिया हुआ है, GDP per head दिया हुआ है, सही है। Each country had the same rate of economic growth between 2011 and 2012।
कह रहा है कि दोनों कंट्रीज का इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल जो है वो सेम था। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2011 से 12 अगर मैं कंट्री एक्स का देखूं तो इसका 10% है और इसका 5% है, तो ज़मीन आसमान का फर्क है। ज़मीन आसमान का फर्क है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ग्रोथ इन रियल जीडीपी पर हेड वाज हायर इन कंट्री एक्स देन इन कंट्री वाई बिटवीन 2011 एंड 2012। क्या कह रहा है? ग्रोथ इन जीडीपी पर हेड वाज हायर इन कंट्री एक्स देन इन कंट्री वाई बिटवीन 2011 एंड 2012। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो कंट्री एक्स में 10% से बढ़ा है, कंट्री वाई में 5% से बढ़ा है। तो ये सही कह रहा है ना, यही तो कह रहा है। कह रहा है कि जीडीपी पर हेड की ग्रोथ जो है वो कंट्री एक्स में ज़्यादा थी कंपेयर टू कंट्री वाई। तो ऐसा ही हो रहा है। सही है, मेरा आंसर होगा बी। क्लियर है? तो वापस वही डेटा वाला था ये, मेरे ख्याल में फालतू एमसीक्यू था वापस से। सही है। तो उसके बाद the table refers to changes in the percentage age distribution in a developing country between 2012 and 2014. There has been no emigration or immigration. एमिग्रेशन इमिग्रेशन का मतलब क्या है? ना हमारे मुल्क से वर्कर बाहर गए, एमिग्रेशन का मतलब ई वाला एक्सपोर्ट, ना हमारे मुल्क से वर्कर बाहर गए और इमिग्रेशन भी नहीं है, आए वाला भी नहीं है। इसका मतलब है हमारे मुल्क में भी कोई वर्कर नहीं आया है। तो जितनी भी मेरी एज डिस्ट्रीब्यूशन मुल्क में चेंज हो रही है, बाहर से कोई वर्कर नहीं आया, ना हमारे मुल्क से कोई वर्कर गया है, तो जो भी कारस्तानी हो रही है वो हमारे मुल्क के अंदर ही हो रही है। तो आप नोटिस करो 2012 से 14 में क्या हुआ है, 0 से 15 ईयर्स वाली जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। 0 से 15 ईयर वाली पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है। इसका मतलब है मेरी इकोनॉमी में जो है वो फुल टाइम स्टूडेंट्स जो है वो बच्चे जो है वो बढ़ गए हैं। क्योंकि देखो मेरी वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, 16 टू 24, 16 टू 64। सही है, मेरी वर्किंग पॉपुलेशन क्या होती है, 16 से 64। सही है, तो वो तो कम हुई है, पर आप नोटिस करो 0 से 15 ईयर वाली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर फुल टाइम स्टूडेंट भी आएंगे, यहाँ पर बच्चे भी आएंगे। तो एक तरह से क्या हो रहा है, मेरे मुल्क में जो है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ रही है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। वर्किंग पॉपुलेशन मेरी इकोनॉमी में थोड़ी सी जो है वो कम हो रही है, और 65 एंड ओवर वाली भी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो रही है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बच्चे कहते हैं कि सर 65 एंड ओवर वाला जो रेट है ना लोगों का, वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये लोग मर गए। जरूरी नहीं है, इसका मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि ये लोग मर गए। ये देखो ये परसेंटेज कम हो रही है, पर आप ये तो नोटिस करो कि परसेंटेज चेंज हो रहा है। अब देखो अगर ये मैं कहता हूँ कि 0 से 15 ईयर वाली पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो देखो ये चीज समझो, जरूरी नहीं है लोग मर गए, एज की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रही है, परसेंटेज वाला सीन हो रहा है ना। बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ है। दूसरी तरफ अगर मेरे लोग बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैसे ही लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि मुझे 100% में से देखना होता है ना, मुझे परसेंटेज तो 100 से देखना होता है। तो 65 एंड ओवर वाली परसेंटेज खुद कम हो जाएगी जब बाकी परसेंटेजेस बढ़ जाएंगी। सही है, तो देखो ये कितने परसेंटेज, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली चेंज हो रहा है। सही है, तो अब आप नोटिस कर लो, बोल रहा है कि 2012 से 2014 में क्या हुआ है, व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड। सही है, द एवरेज एज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड। एवरेज एज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज नहीं हुआ है, एवरेज एज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गिरनी चाहिए। एवरेज एज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गिरनी चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन में ज्यादा लोग आए हैं, तो ये तो नहीं होगा। द डेथ रेट हैज इंक्रीज, मैंने अगेन बोला जरूरी नहीं है लोग मर गए। सही है, जरूरी नहीं है लोग मर गए। द इन्फेंट मोर्टेलिटी हैज राइजन, बिल्कुल गलत। यहाँ पर तो उल्टा लोग बढ़ रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ने का मतलब है कि लोग बचपन में ज्यादा मर रहे हैं, मतलब बिफोर एज ऑफ 5 या बिफोर एज ऑफ 4 जो है बच्चे मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा, बढ़ रहा है उल्टा। द परसेंटेज ऑफ द डिपेंडेंट पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, ऐसा ही हो रहा है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन की जो वो है ना हमारी, जो डिपेंडेंट का मतलब है जो काम करने वाले होते हैं ना, उन पर डिपेंडेंट होते हैं, इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये लोग जो है वो लोग बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो कि मुझे दिख भी रहा है, डेटा से साफ साफ दिख रहा है। सही है, तो ये वाला आ गया, मेरे ख्याल में अच्छा एमसीक्यू था, बट सही है। सही है, 41। अच्छा, उसके बाद 42, द इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज टेकन फ्रॉम अ कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स। सही है, ये नहीं हो सकता मुझसे, ये नहीं हो सकता। गिरी है एवरेज पॉपुलेशन, एज गिरी है। सही है, क्योंकि तुम लोग नोटिस कर लो कि 15 साल वाले बच्चे बढ़ रहे हैं और ये तो गिर रहे हैं, तो एवरेज एज तो गिरी है। सही है, अच्छा ये देख लो, द इंफॉर्मेशन इन द टेबल इज टेकन फ्रॉम अ कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब एक खाली चेंज आएगा यहाँ पे। जब भी आपसे ये पूछे ना कि नेशनल इनकम बता दो एट फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये है, देखो मसला ये होता है कि मेरे पास जितनी भी चीजें होती है ना वो
बेसिकली फैक्टर कॉस्ट पे ही होती हैं। एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मसला आता है। इन्वेस्टमेंट का मसला क्या आता है, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो आर्टिफिशियली चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, इन्वेस्टमेंट में कभी कभार क्या होता है, टैक्सेस लगे हुए होते हैं और सब्सिडी लगी हुई होती है, सही। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे इन्वेस्टमेंट में से सब्सिडी और टैक्स का इम्पैक्ट हटाना है। तो जब भी आपको एमसीक्यू में वो बोले ना कि आपको नेशनल इनकम चाहिए एट फैक्टर कॉस्ट, तो सिर्फ आपको एक चेंज करना है। आपको क्या करना है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है ना, उस इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देना, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस कर देना, सही है। इनडायरेक्ट टैक्स को जो है आप माइनस कर देना, इनडायरेक्ट टैक्स को आप माइनस करोगे और आप ऐड करोगे किसको, आप ऐड करोगे सब्सिडी को, सही है। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो आर्टिफिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को बढ़ा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आर्टिफिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट को अमाउंट को बढ़ा देता है, क्योंकि वो आपकी प्राइजेस को महंगा कर देता है। और सब्सिडी जो है वो आर्टिफिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है, आपकी प्राइजेस को कम कर देता है, तो हमें वो वापस एड बैक करना होता है, सही है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि बिल्कुल असल वैल्यू देख रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट की, आर्टिफिशियल वाली नहीं देखनी। तो हम जो इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे वो कौन सी करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट मेरी 100 है, मैं 100 के अंदर जो है वो 80 को माइनस करूंगा, फिर मैं प्लस करूंगा सब्सिडी को 40 को, तो मेरे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 60। तो मैं इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 कंसिडर नहीं करूंगा, मैं 60 करूंगा। जब एक बार मुझे फैक्टर कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट पता चल गई ना, जब एक बार मुझे फैक्टर कॉस्ट की इन्वेस्टमेंट पता चल गई, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक फॉर्मूला लगाऊंगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सही है। तो कंजम्पशन मेरी 250 है, इन्वेस्टमेंट मेरी 60 है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग मेरा 150 है, और प्लस एक्स माइनस एम मेरा क्या है 100 माइनस 150, सही है। तो मेरे पास आंसर यहाँ पर आ रहा है 410, सही है। तो गेम जितनी भी है ना सारी इसकी है, इन्वेस्टमेंट की। तो ये फैक्टर कॉस्ट आपको जब भी बोले हमेशा याद रखना ये वाला चीज करनी पड़ेगी, सही है। ये वाली चीज लाजमी तौर पे करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे और सब्सिडी को ऐड करोगे, सही है। अच्छा, उसके बाद देख लिया, ये हटा दूं, सही है, ठीक। अच्छा 41, 43, 43, in an open economy with the government sector the marginal propensity to import is 0.3, the marginal propensity to sex is 0.3, तो दोनों 0.3 और सेफ 0.2 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, मतलब इससे आसान एमसीक्यू क्या होगा, 1/0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.2, तो 1/0.8, 1/0.8 क्या आ रहा है 1.25, 1.25 ये आ रहा है, सही है। तो ये बेसिक सा आंसर हो गया वापस। हाँ हाँ अलीशा, हाँ सही है, कितने ये भेजेगा। अच्छा 43, उसके बाद 44, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, अगेन वाहियात सा सवाल। इक्वेशन क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मुझे डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, मुझे इसने एग्रीगेट डिमांड दिया हुआ है पूरा 600 इज इक्वल टू कंजम्पशन 400, इन्वेस्टमेंट दी हुई है मुझे इसने 80 की, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग 100, एक्स भी मुझे दिया हुआ है 140 माइनस एम। बता दो एम की अमाउंट क्या आएगी, एम की अमाउंट क्या आ रही है बी 120 आ रही है भाई, तो ये 120, है। तो ये बहुत, ये तो भाई बेसिक सवाल था, इसमें तो रिपीट भी नहीं करवाना भाई प्लीज, सही है, फॉर्मूला लगाना था बस। अच्छा 45, वापस देखो वही सवाल रिपीट हुआ एमपीसी वाला, तो ये बार बार आते रहते हैं, सही है। एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, और हर पॉइंट पे जो है वो एमपीसी निकालना है और देखना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेना, सही है, उस हिसाब से ऑप्शन चूज कर लेना, सही है। तो ये वाला मैं करवा भी नहीं रहा, ये वाला आप खुद करना आप, सही है। तो 45 वाले पे सर्कल कर लो, या आप खुद करना, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, फिर एमपीसी का ट्रेंड देखना है। ऐसा सेम सवाल हमने पीछे भी करा है, सही है। अच्छा 46 वाला एमसीक्यू भी हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, सही है। 46 वाला एमसीक्यू भी हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, तो मैं वापस ये नहीं करवा रहा। इसका आंसर था डी, तो ये भी एक बार मार्क कर लो और इसको कर लेना, देखो बच्चों को आंसर भी याद है, सही है। तो 46 वाला जो है वो खुद आप कर लेना। तो 45 और 46 पे आप सर्कल मार लो, हमने ऑलरेडी ये किए हुए हैं तो हम ये नहीं करेंगे। जिस तरह हमने माइक्रो कैलकुलेशन में किया था मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, जो रिपीट होंगे वो मैं छोड़ रहा हूँ, सही है, फ़ायदा नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। अच्छा ये देख लेते हैं 47,
In a closed economy with neither government expenditure nor taxation, the initial income is 2000 million. All savings are carried out by consumers who save 25%. इसका मतलब ये 25% मेरा MPS है. Income received above 2000 million. Business plan to invest. ये बहुत फालतू इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है भाई. MPS मुझे पता चल गया है. सवाल में क्या पूछा है? मल्टीप्लायर. तो बस शराफत से फॉर्मूला लगा दो 1/0.25. आंसर क्या आ रहा है? आंसर आएगा 4. बस आगे सवाल पढ़ना भी नहीं. ये आगे सवाल पढ़ना भी नहीं. ये सब इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. सारी की इन्फॉर्मेशन फारिग है. सिर्फ हमें ये पकड़ना था कि MPS कितना है, उस हिसाब से आपको मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना था और आपका आंसर आ गया 4. तो 4 इज योर मल्टीप्लायर. सही है, 4 इज योर मल्टीप्लायर. जितनी भी बाकी इन्फॉर्मेशन है सब इररिलेवेंट है, सिर्फ MPS पकड़ना था. जैसे ही आपने MPS पकड़ा आपने मल्टीप्लायर भी पकड़ लिया. सही है. अच्छा 48 अ डायरेक्टर बिकम्स रिडंडेंट. रिडंडेंट का मतलब भाई कंपनी मर्ज हो रही थी, 2 कंपनीज मर्ज हो रही थी, तो डुप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया था. सही है, डुप्लीकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया था. 2 डायरेक्टर हो गए थे कंपनी के, एक को निकाल दिया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी. रिडंडेंट का मतलब कि उसकी जरूरत ही नहीं थी. His salary was $80,000. He is entitled to annual private pension of 30,000. सही है. In his first year after redundancy, he earns 40,000 in consultancy fees and saves 8,000 by dismissing his gardener. What is the resulting change in measured national income in the first year? अच्छा कह रहा है कि नेशनल इनकम में क्या फर्क आएगा. मुझे बताओ. सबसे पहले तो इसकी जॉब गई. जैसे ही इसकी जॉब गई मेरे नेशनल इनकम से 80,000 रुपए कम हो गए. फिर जैसे ही उसको प्राइवेट पेंशन मिली तो मेरे नेशनल इनकम में 30,000 ऐड हो गया. प्राइवेट पेंशन है ना, प्राइवेट पेंशन. अगर ये गवर्नमेंट दे रही होती ना, अब ये समझ लो. हाँ, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको बता रहा हूँ. अगर ये वाली पेंशन गवर्नमेंट की होती तो फिर नेशनल इनकम में ये नहीं आता, वो ट्रांसफर पेमेंट में काउंट हो जाता. फिर समझो ये चीज. अगर ये गवर्नमेंट की पेंशन होती, अगर ये पेंशन गवर्नमेंट की होती, फिर ये नेशनल इनकम में नहीं आती. सही है, क्लियर है. क्योंकि वो ट्रांसफर पेमेंट में काम होता, फिर क्योंकि वो टैक्स पेयर के पैसों से निकलता है. जब टैक्स पेयर का पैसा आप उन लोगों पे लगा रहे हो जो कुछ काम ही नहीं करते, तो वो एक ही चीज हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे या पेंशन पे, तो इकोनॉमी में कोई आउटपुट जनरेट नहीं होता. सही है. तो मेरा उस पर मल्टीप्लायर नहीं रखता. हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मेन होता है स्पेंडिंग आ गई, एजुकेशन पे स्पेंडिंग, ट्रेनिंग पे स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग. ये ट्रांसफर पेमेंट पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है उससे मेरी मुल्क में आउटपुट जनरेट नहीं होता. सही है, उससे आउटपुट जनरेट नहीं होता क्योंकि आप उन लोगों को पैसा दे रहे हो जो कुछ काम ही नहीं करते. सही है. तो -80,000 + 30,000. सही है. फिर क्या करोगे अपना, जैसे ही ये रिडंडेंट हुआ, इसने 40,000 रुपए कमाए, तो +40,000. और इसने क्या करा, अपने गार्डनर को निकाल दिया. जब इसने अपने गार्डनर को निकाल दिया तो क्या होगा, -8,000, क्योंकि नेशनल इनकम में से पैसा कम हो रहा है, एक बंदे की जॉब जा रही है. क्योंकि जिस तरह जब ये रिडंडेंट हुआ था तो मैंने 80,000 को माइनस किया था, तो जिस तरह अब जब गार्डनर अपने काम से हाथ धो बैठेगा तो इसके भी तो -8,000 होने चाहिए. तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? मेरा आंसर यहाँ पर आएगा कितना आएगा, -18. मेरा आंसर यहाँ पर आएगा -18,000. तो मेरे नेशनल इनकम के डेटा में मुझे ये 18,000 लगाना पड़ेगा. सही है, मुझे ये 18,000 लगाना पड़ेगा. अगर ये गवर्नमेंट की पेंशन होती देन ये 30,000 को मैं कंसिडर नहीं करता. सही है, देन मैं ये 30,000 को कंसिडर नहीं करता. सही है. देखो ये 49 भी उसी तरह का MCQ है. 49 भी उसी तरह का MCQ है. अच्छा, लॉस ऑफ, देखो क्या बोला हुआ है, द टेबल शोज फिगर्स एस्टिमेटेड एट द एंड ऑफ अ ट्रेन ड्राइवर्स ट्रेक. ये वैसे मैंने करवाया हुआ है, ये मैं वापस करा देता हूँ. ये मैंने MCQ कराया हुआ है, मैं वापस करा देता हूँ. अच्छा, बोल रहा है कि बताओ कितनी रिडक्शन करनी चाहिए नेशनल इनकम से. सही है. तो जब भी आप नेशनल इनकम वाले सवाल करो ना, तो हमेशा दिमाग में याद रखना कि कितना पैसा सर्कुलर फ्लो में आ रहा है, कितना पैसा सर्कुलर फ्लो से जा रहा है. सही है. तो हमेशा तुम लोग ढूंढा करो इंजेक्शन एंड विड्रॉल को. सही है, इंजेक्शन एंड विड्रॉल को ढूंढा करो. सही है. जैसे पहला, लॉस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेन जर्नीज, क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए? क्या ये सर्कुलर फ्लो से पैसा जा रहा है? क्या ये सर्कुलर फ्लो से पैसा जा रहा है? लॉस ऑफ रेवेन्यू. सही है. तो इसका मतलब ये माइनस होगा, ये नेशनल इनकम से माइनस होगा.
वैल्यू प्लेस्ड ऑन एक्स्ट्रा लेजर टाइम बाय स्ट्राइकर्स, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नेशनल इनकम में नहीं आता, सही है, कोई लेना देना ही नहीं है इसका, मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए यहाँ पे। लॉस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, ये भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के पास आ ही नहीं रहा है, सही है। अब इस चीज को समझो, मसला क्या है यहाँ पे। अब बच्चे ना इन दोनों चीजों को कंफ्यूज करेंगे, भाई ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। लॉस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू एक विड्रॉल नहीं है ना, ये कोई इंजेक्शन है, सही है। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मैं बोलूंगा हाँ पैसा विड्रॉ हो रहा है, पर लॉस ऑफ गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू से क्या कोई मेरी इकोनॉमी में इंजेक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये रिकॉर्ड करने का कोई फायदा ही नहीं है, सही है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी हुई है, लॉस ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू है, ये स्पेंडिंग थोड़ी कर रहा है। क्योंकि ये ट्रेन जर्नी जब खत्म हो गई है तो ये टैक्स रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा। अब ये टैक्स रेवेन्यू का मेरे इंजेक्शन और विड्रॉल से क्या लेना देना है, सही है, लॉस लिखा हुआ है। अच्छा, ओवर टाइम पेमेंट्स टू पुलिस, पैसा कमा रहे हैं, सही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज क्यों होगी? क्या गारंटी? नहीं, जरूरी थोड़ी है। टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी, जरूरी है ऐसा? बजट डेफिसिट नहीं चल सकता वो, ऐसा लिखा हुआ होना जरूरी है भाई, लिखा हुआ होना जरूरी है। टैक्स रेवेन्यू के कम होने से ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है वो अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी, सही है। वो लोन भी ले सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ओवर टाइम पेमेंट टू पुलिस से क्या होगा? इंजेक्शन है, क्योंकि मेरा आउटपुट जनरेट होगा, मेरा आउटपुट जनरेट होगा तो इसको प्लस करोगे तो -600 + 30, मेरे पास आंसर आ जाएगा -570। तो टोटल रिडक्शन कितना है? टोटल रिडक्शन है 570, सही है भाई। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट देखनी है उमर, जो तू कह रहा है ना वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, वो एक ओपिनियन है कि भाई टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है ये, सही है। तो -570 क्या है? मेरा आंसर है ये, सही है। तो ये मैंने कराया हुआ था, मैंने वापस करा दिया। 50 वाला एक बार देख लो। द टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इन 4 कंट्रीज, विच कंट्री इज मोस्ट लाइकली टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। तो हमेशा याद रखना है, डेवलप्ड कंट्री में प्राइमरी कम से कम होगा, सेकेंडरी कम से कम होगा, टर्शरी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा किधर है? यहाँ पे। सेकेंडरी भी यहाँ पर अच्छा खासा है और प्राइमरी सबसे कम है, तो मेरा आंसर होगा ये, सही है। क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री में सर्विस सेक्टर हमेशा सबसे ऊपर होता है, सही है। एक डेवलप्ड नेशन में सर्विस सेक्टर सबसे ऊपर होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो फिर इंपोर्ट करता है छोटे मुल्कों से, सही है। तो 50 भी आसान है। 51, ये देख लो, वापस सवाल देख लो कैसा है। What are injections? When are injections and withdrawal in equilibrium? तो अगेन कंजम्पशन कंसिडर नहीं होगा। ये सारे मेरे जो है वो विड्रॉल्स हैं, ये सारे मेरे जो हैं वो इंजेक्शंस हैं। तो यहाँ पर एक बीच में लाइन मार दो, बता दो ये इक्वल कब है भाई, कौन से वाले ऑप्शन में इक्वल है, कौन से वाले ऑप्शन में विड्रॉल और इंजेक्शन इक्वल है, कैलकुलेट कर लो। विड्रॉल इक्वल्स टू इंजेक्शन मॉडल है, बता दो कोई आंसर। तो मुझे एक ने डी बोला है, सबने डी बोला है, तो डी हो रहा है इसका आंसर, सही है। तो बेसिकली करना क्या है, इसको ऐड करना है और इसको ऐड करना है और इन दोनों को इक्वल करना है, बस। जिस ऑप्शन में ये दोनों इक्वल है वो मेरा आंसर है, लंबी कुछ करनी ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, 52 भी मैं करा चुका हूँ, मैं वापस नहीं करा रहा। 52 पे सर्कल मार दो एक, अगर किसी को आंसर याद है तो बता दो कि आंसर था इसका। मेरे ख्याल में सी था। हाँ सही है, मैं करा चुका हूँ ये पहले, सही है। तो 52 को मार्क कर दो। '53, the table shows data on a country's gross domestic product at market prices and on domestic spending. सही है। In which of these years will the country be faced with a balance of trade deficit? अब बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट पता कैसे चलेगा? नोटिस करो, इसने मुझे एग्रीगेट डिमांड भी दी हुई है, इसने मुझे सी भी दिया हुआ है, इसने मुझे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी दी हुई है और इसने मुझे इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ ईयर 1 का तुम लोगों को करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद करके मुझे आंसर बताना, मैं सिर्फ ईयर 1 का बता रहा हूँ, तो ईयर 1 का देखो फॉर्मूला क्या होगा, C + I + G + X - M, ऐसा ही होता है। अच्छा, मैं आई डालना भूल गया, 2 मिनट। C + I + G + X - M, यही फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करूँगा, 630 + 460
नहीं प्लस नहीं होगा, ये इक्वल्स टू होगा, सॉरी बिल्कुल सही सही है, इक्वल्स टू 460 प्लस 140 प्लस 20 सही है, और प्लस होगा मेरा x, क्योंकि x माइनस एम को मैंने x बना दिया, इसको मैं एक ही अमाउंट ले रहा हूँ, सही है, इसको मैं एक ही अमाउंट ले रहा हूँ। अगर x माइनस एम मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब है मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, और x माइनस एम अगर मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब है ये मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, सही है। तो यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पर मेरा x माइनस एम क्या आ रहा है मुझे बता दो कोई, इसको मैंने x रखा हुआ है, तो 460 प्लस 140 प्लस 20 10 आ रहा है, आंसर 10 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है मेरा x माइनस एम जो है वो 10 आ रहा है, इसका मतलब है सरप्लस है, सही है। तो पहले साल में सरप्लस है, तो बाकी 2 सालों को बताओ क्या होगा, दूसरे साल का क्या आ रहा है, दूसरे साल का क्या आ रहा है, ईयर 2 का क्या आ रहा है, ईयर 2 का -10 है, और ईयर 3 का -20 है, तो इसका मतलब है कि पहले साल में सरप्लस है, बाकी 2 सालों में डेफिसिट है, पहले साल में सरप्लस है, बाकी 2 सालों में डेफिसिट है, तो इसका आंसर होगा सी, डेफिसिट इन द फर्स्ट ईयर एंड सरप्लस इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, सही है, क्लियर है। सही है, अच्छा 54 in an economy the volume of output rises by 2%, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 2% से बढ़ रही है, while the quantity of money rises by 5%। अब इसका मतलब क्या मैं बता रहा हूँ, mv equals to p y, सही है, पी टी भी बोल सकते हो, टी भी बोल सकते हो, सही है, पी वाई भी बोल सकते हो, पी टी भी बोल सकते हो, सही है, क्योंकि आउटपुट लिखा हुआ है तो मैंने वाई लिख दिया। अच्छा, ये जो बेसिकली होता है ना, ये मेरा नॉमिनल इनकम होता है, ये क्या होता है, ये मेरा नॉमिनल इनकम होता है, पी मल्टीप्लाई बाय वाई, सही है। अच्छा अच्छा, होता क्या है, वी और वाई अपन कांस्टेंट रखते हैं, जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस भी बढ़ती हैं, ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसने मुझे बोला हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने का मतलब क्या है, 5% से मेरी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है क्या 5% से प्राइसेस भी बढ़नी चाहिए, हाँ या ना। अगर 5% से मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो 5% से प्राइसेस भी बढ़नी चाहिए, सही है। अच्छा, अब एक मसला क्या है, देखो मसला क्या होता है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये दोनों इक्वल हैं, सही है, अब इस चीज को समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसका आंसर और इसका आंसर, ये दोनों पूरे पूरे जो होते हैं ना, पूरे पूरे, इन दोनों का आंसर होता है सेम। ये बेसिकली मेरी होती है नॉमिनल इनकम, क्या होती है, नॉमिनल इनकम, सही है। अब एक चीज को समझो, एक चीज को समझो कि भाई मेरी इकोनॉमी में क्या हुआ है, मनी सप्लाई बढ़ गई है 5% से, अगर मनी सप्लाई 5% से बढ़ी है तो नॉमिनल इनकम भी 5% से ही बढ़ेगी, नॉमिनल इनकम भी कितने से बढ़ेगी, 5% से ही बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, सही है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अगर मनी सप्लाई 5% से बढ़ा है तो नॉमिनल इनकम भी 5% से बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू एम वी इक्वल्स टू पी वाई। इस चीज में कोई मसला है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब क्या बोल रहा है, प्राइजेस पे क्या फर्क आ रहा है, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आता है, प्राइजेस पे क्या फर्क आ रहा है। अब बच्चे बोलेंगे सर प्राइजेस पे 5% का फर्क आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, मेरा नॉमिनल इनकम 5% से बढ़ रहा है पर मेरी प्राइजेस 5% से नहीं बढ़ रही, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। क्यों, क्योंकि आप नोटिस करो सवाल में इसने बोला हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट भी 2% से बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट भी 2% से बढ़ रहा है, सही है, आउटपुट भी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, सही है। तो इसका मतलब है मेरी प्राइजेस फिर 5% से नहीं बढ़ी हैं, हमेशा याद रखना। अगर आपकी लेट से मैं कहता हूँ कि प्राइजेस 5% से बढ़ी हैं, पर अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा आउटपुट 2% से बढ़ा है, तो इन दोनों को फिर आप माइनस करोगे, इन दोनों को फिर आप माइनस करोगे, इन दोनों को फिर आप माइनस करोगे, और जो आपका आंसर होगा वो फिर आपका प्राइस का इंक्रीज होगा, सही है, वो आपका प्राइस का इंक्रीज होगा, सही है। तो वापस मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले देखो ये एमसीक्यू की टेक्निक सेम ही होती है, ये सारे एमसीक्यू की टेक्निक सेम होती है, इसको रट्टा लगा लो। क्या करोगे, सबसे पहले हमेशा आपको इसी तरह का डेटा देगा, मनी सप्लाई अगर 5% से बढ़ रही है तो नॉमिनल इनकम भी 5% से ही बढ़ेगी। नेक्स्ट चीज इसने बोली प्राइस लेवल,
अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अनचेंज्ड होता, अगर ये सवाल में मुझे कहता ना कि वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आया, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज द सेम, अगर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट सेम होता तो फिर मेरी प्राइस लेवल भी 5% से बढ़ती, पर क्योंकि मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट 2% से बढ़ा है तो मेरी प्राइस लेवल 5% से नहीं बढ़ी, मेरी प्राइस लेवल कितने से बढ़ेगी, 3% से बढ़ेगी। सही है, क्योंकि आउटपुट भी बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी में जब भी आउटपुट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, इकोनॉमी में जब भी आउटपुट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। सही है, हम क्यों सप्लाई साइड पॉलिसी लगाते हैं, इसलिए तो लगाते हैं ताकि प्राइस लेवल कम हो जाए। सही है, कोई मसला? तो आंसर मेरा क्या होगा, सी होगा। क्लियर है ये एमसीक्यू? सही है। 55 एमसीक्यू नंबर 55, Between 2012 and 2014, a country's national output fell by 2%. एक कंट्री का नेशनल आउटपुट 2% से गिर गया, एक कंट्री की जीडीपी 2% से गिर गई, आउटपुट गिर गया। ओवर द सेम पीरियड इट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज फ्रॉम 6% to 4%। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी गिर रहा है और नेशनल आउटपुट भी गिर रहा है। इसका मतलब है कि लोग जो है वो ज्यादा काम भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी ज्यादा लोग आ रहे हैं, पर मेरी कंट्री का आउटपुट फिर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो लोग काम में आ रहे हैं वो फारिग हैं। इसका मतलब है जो लोग काम में आ रहे हैं वो फारिग हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब ज्यादा काम कर रहे हैं पर माल कम बन रहा है। लोग ज्यादा हो गए पर माल कम बन रहा है। इससे तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि मेरे मुल्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर रही है, मेरे मुल्क की जो प्रोडक्टिविटी है वो गिर रही है, क्योंकि लोग अब ज्यादा काम कर रहे हैं, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, पर मेरे मुल्क का आउटपुट भी गिर रहा है। इसका मतलब है कि नेस्ती लोग आ रहे हैं अब मेरी इकोनॉमी में, और मेरी इकोनॉमी का लेबर प्रोडक्टिविटी का रेट गिर रहा है। सही, लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब कि आउटपुट पर वर्कर अब कम है, आउटपुट पर वर्कर अब कम है, जिसकी वजह से मेरी कंट्री का नेशनल आउटपुट अब फॉलो जो है। सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर हो नहीं सकते, तो मोस्ट लॉजिकल ऑप्शन क्या है? सही है, ले रही है चीज। अच्छा, उसके बाद यार ये तो बहुत एक सिंपल एमसीक्यू, देखो ये खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक बार जरा देख लो। द टेबल शोज गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 कंट्रीज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन 2000। सही है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इस चीज को खाली इग्नोर कर दो, परसेंटेज ऑफ जीडीपी को इग्नोर कर दो, नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला लगाना है। सही है, बजट का कह रहा है कि कौन सी कंट्री बजट डेफिसिट से बजट सरप्लस पे आई है। एक गवर्नमेंट के बजट का फॉर्मूला क्या होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग माइनस टैक्स। सही है, बजट डेफिसिट का मतलब क्या है कि मेरी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है टैक्स को, और गवर्नमेंट के बजट सरप्लस का मतलब क्या है कि टैक्स रेवेन्यू इज मोर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सही है, तो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, यहाँ पर कौन सी कंट्री जो है वो डेफिसिट से सरप्लस पे आई है? तो ये तो मेरे को इधर से ही दिख रहा है कि ये वाली कंट्री जो है, आप नोटिस करो, इसका रेवेन्यू देखो 2000 में, और 2000 में इसका एक्सपेंडिचर देखो, इसका एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। इसका मतलब है कि 2000 में इसको डेफिसिट हो रहा है, और 2010 में आप देखो इसकी रेवेन्यू ज्यादा है, स्पेंडिंग कम है, इसको सरप्लस हो रहा है। सही है, इसको क्या हो रहा है, इसको सरप्लस हो रहा है। तो ये बजट डेफिसिट से सरप्लस पे मूव हो रहा है, ये बजट डेफिसिट से सरप्लस में मूव हो रहा है, तो मेरा आंसर होगा स्विट्जरलैंड। सही है, इसको इसकी मैंने टेक्निक बता दी है, इसको इस तरह करना है। तो पहले दोनों सालों का बजट निकालना है, फिर देखना है कि डेफिसिट से सरप्लस गया है या सरप्लस से डेफिसिट गया है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, डेफिसिट से सरप्लस, तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा डी। सही है। अच्छा, 57 में मुझे जल्दी से बता दो इम्पोर्ट क्या है भाई, अभी तो बैठे बैठे कैलकुलेटर पे कर लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इम्पोर्ट क्या आ रही है यहाँ पे? सही है, बी आ रहा है, तो ये बी आ रहा है 120 मिलियन। सही है, 120 मिलियन। क्लियर है, वही फॉर्मूला लगाना है भाई, एम को निकालना है, वही फॉर्मूला लगा के एम निकालना है। सही है, ठीक है। ये वाला देख लो 58, 58 देख लो। Over 1 year, the money income in an economy increased by 6%. In the same period, prices rose by 4%. What can be concluded by this? हाँ भाई,
व्हाट कैन बी कंक्लूडेड बाय दिस? मनी इनकम 6% से बढ़ रही है, प्राइजेस 4% से बढ़ रही हैं, क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही, द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीज बाय 2%। सही है, क्योंकि बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते, बाकी ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसका मतलब है 2% से मेरी नॉमिनल इनकम, मतलब रियल इनकम बढ़ी है। बेसिकली रियल इनकम बढ़ी है। रियल इनकम बढ़ने का मतलब है कि आपके मुल्क में आउटपुट बन रहा है, आपके मुल्क में जो लोगों की रियल इनकम गिरी है, आपके मुल्क में आउटपुट बढ़ रहा है। सही है, तो बेसिकली रियल इनकम आपके मुल्क में बढ़ा है। सही है, कोई मसला? सही है, एक और देख लेते हैं। द टेबल शोज द फिगर्स फॉर कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है आपके मुल्क में कितना इन्वेस्टमेंट जनरेट हो रही है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है आपके मुल्क में कितना कैपिटल जनरेट हो रहा है, कितनी मशीनरी जनरेट हो रही है, कितनी मशीनरी बन रही है। और डेप्रिसिएशन तो आपको बताइए क्या होती है। सही है, और कितनी पुरानी मशीनरी रिप्लेस भी हो रही है। देखो, इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये आखिरी एमसीक्यू है। इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू गिर रही है। इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू गिरना तो होता ही है, पर एक और भी मतलब होता है कि मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। सही है, तो हमेशा याद रखना, अगर एक कंट्री को प्रॉस्पर करना है, अगर एक कंट्री को प्रॉस्पर करना है, एक मुल्क को आगे बढ़ना है, उसका हर साल जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन शुड एक्सीड कैपिटल की डेप्रिसिएशन, वरना वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वरना वो मुल्क कभी आगे ही नहीं बढ़ेगा। सही है, तो अगर एक मुल्क को ग्रो करना है, द कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी मोर देन कैपिटल डेप्रिसिएशन, assuming that the state of technology remains unchanged, which economy is most likely to experience economic growth? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंजम्पशन की तो खैर है, पर मुझे ये देखना है द कैपिटल फॉर्मेशन शुड एक्सीड कैपिटल डेप्रिसिएशन। तो मुझे बताओ, सिर्फ ऑप्शन बी में ऐसा हो रहा है, ऑप्शन बी में मेरी कैपिटल फॉर्मेशन इज मोर देन कैपिटल डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है इकोनॉमी बी इज मोस्ट लाइकली टू फेस इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है, क्योंकि उसके मुल्क में कैपिटल ज्यादा बन रहा है और डेप्रिशिएट कम हो रहा है, और पुराना वाला रिप्लेस भी हो रहा है। सही है, तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, ज्यादा आगे बढ़ेगा। सही है, कोई मसला? अब मैं 60 करा देता, पर 60 में लंबी होगी बहुत। 60 करा दूं मैं? या ऑफ कर दूं? चलो 60 कर ही लेते हैं, 60 कर ही लेते हैं। अच्छा, 60 क्या बोल रहा है? द टेबल शोज हाउ द गवर्नमेंट फाइनेंसेस इन बजट डेफिसिट। अब एक एक चैट पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देना, सिंपल से सवाल पूछूंगा बस मैं। अगर मैं बात करता हूँ आपसे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है, मुझे पता भी होगा, आप लोगों को सर ने पढ़ाया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू कर रही है, तो बॉन्ड जब इशू करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी गिरेगी? जल्दी बताओ। गिरेगी। अच्छा, जब बॉन्ड परचेज करेगी तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी। सही है, अच्छा अब ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये नॉर्मल रूल है, जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ना तो ये हमेशा होता है। सही है, अच्छा अब मसला क्या आता है कि जब गवर्नमेंट फाइनेंस करती है अपने बजट डेफिसिट को, अब ये चीज समझो, जब एक गवर्नमेंट अपने बजट डेफिसिट को फाइनेंस कर रही है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, वापस सुनो, जब एक गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है अपने बजट डेफिसिट को, बजट डेफिसिट का मतलब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक्सीड कर रही है टैक्स रेवेन्यू को, और गवर्नमेंट ये फाइनेंस कर रही है। फाइनेंस का मतलब देखो दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट ऐसे ही बॉन्ड इशू कर देगी, या तो गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी। फाइनेंस का मतलब बोरो करेगी। अब जब बोरो करेगी तो पैसा वापस तो देने पड़ेंगे ना, बोरो करेगी तो इकोनॉमी के अंदर पैसा वापस तो फेंकना पड़ेगा। तो ये दो चीजें होती हैं, ये बोरो करने को बोला जाता है डेट फाइनेंसिंग। क्या बोला जाता है? डेट फाइनेंसिंग, जिसको दूसरे लफ्जों में पीएसबीआर भी बोला जाता है। पीएसबीआर, सही है, पीएसबीआर क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट। सही, क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर बोरोइंग
रिक्वायरमेंट कि आप पब्लिक से पैसा बोरो करते हो, आप इकोनॉमी से पैसा बोरो करते हो और थोड़े टाइम बाद वही पैसा इकोनॉमी के अंदर वापस फेंक देते हो। नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, जब एक बार पैसा ले लिया तो ले लिया, वापसी देने की जरूरत नहीं है। वो मैं एज अ पॉलिसी यूज करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको एज अ पॉलिसी यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं पैसा ले रहा हूँ तो वापस पैसा देना भी पड़ेगा, सही है। तो अब होगा क्या, अब डेट फाइनेंसिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो वो नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर में होगी, या तो वो नॉन बैंक सेक्टर में होगी, या तो वो बैंकिंग सेक्टर में होगी, सही है। या तो वो नॉन बैंक सेक्टर में होगी या तो वो बैंकिंग सेक्टर में होगी, सही है। तो दो सेक्टर्स में होती है। अब हमेशा याद रखना, लेट से मैं कहता हूँ कि दो बंदे, एक पर्सन ए है, सही है, लेट से पर्सन ए है, गवर्नमेंट ने क्या करा, नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर का मतलब है जनरल पब्लिक, हम लेट से गवर्नमेंट ने मुझे अपना बॉन्ड बेच दिया, क्योंकि देखो गवर्नमेंट अपने फाइनेंस कर रही है ना अपने आप को, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, बॉन्ड इशू करेगी। और हमने ये चीज पढ़ी है कि जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो मनी सप्लाई कम होती है, ऐसा ही पढ़ा है, जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो मनी सप्लाई कम होता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब एक बार जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करेगी तो पर्सन ए का जो है वो पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि पर्सन ए जो है वो बॉन्ड खरीद लेगा, पर्सन ए जो है वो गवर्नमेंट से बॉन्ड खरीद लेगा। पर गवर्नमेंट घुमा फिरा के ये पैसे इकोनॉमी के अंदर ही डालेगी, तो इकोनॉमी के जब अंदर ये पैसा डालेगी, तो मुझे बताओ, जब पर्सन ए ने बॉन्ड खरीद लिया था तो क्या मेरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई गिर गई थी, ऐसा ही हुआ था। पर जब थोड़े टाइम बाद यही पैसा वापस इकोनॉमी के अंदर आएगा, अब लेट से मैं कहता हूँ इकोनॉमी के अंदर कैसा आया, मेरी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को बढ़ा दिया, जब मेरी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को बढ़ा दिया तो किसी और की जो है वो इनकम बढ़ जाएगी, किसी और की एसेट की होल्डिंग बढ़ जाएगी, सही है। तो कहीं ना कहीं से एक पैसा इकोनॉमी के अंदर घूम फिर के आ रहा है, डेट फाइनेंसिंग है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोरो करा है, पब्लिक से बोरो करा है तो वापस तो देना पड़ेगा। इसका मतलब है जब वो वापस पैसा देगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी मनी सप्लाई पे कोई नेट इफेक्ट आना चाहिए? मेरी मनी सप्लाई हमेशा याद रखना अनचेंज रहती है, मेरी मनी सप्लाई क्या रहती है, अनचेंज। तो जब भी नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर को आप बॉन्ड्स इशू करोगे डेट फाइनेंसिंग में, सिर्फ डेट फाइनेंसिंग में, सिर्फ पीएसबीआर में ऐसा होता है। अगर मैं ये कहता ना कि ये नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो जब एक बार पर्सन ए से पैसे ले लेते ना, तो ये वापस फेंकना जरूरी नहीं है इकोनॉमी में, अपनी मर्जी से फेंकेगी, ये वापस इकोनॉमी में फेंकना जरूरी नहीं है, यहाँ पर फेंकना जरूरी है। अब यहाँ पर जब फेंकना जरूरी है तो ऑब्वियस सी बात है मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, अनचेंज। तो ये नॉन बैंक वाला समझ आ गया, नॉन बैंक में क्या होगा, नॉन बैंक वाली कहानी समझ आ गई। ये तो नॉन बैंक में क्या होता है, एक बंदे की प्राइवेट एसेट की होल्डिंग कम होती है, घूम फिर के पैसा वापस इकोनॉमी में ही आता है, तो मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो एक बंदे की होल्डिंग कम हुई, मनी सप्लाई कम हुआ, घूम फिर के पैसा ही वापस इकोनॉमी में आया, तो मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आया। अच्छा, अब देखो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, ये सबसे खतरनाक गेम है। बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, लेट से मैं कहता हूँ, देखो बैंकिंग सेक्टर में आपको ये तो पता है ना कि एक चीज होती है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन तो याद है ना, क्रेडिट क्रिएशन तो याद है ना क्या होता था, वो मिनिमम रिजर्व रेशो का फॉर्मूला लगता था, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, मिनिमम रिजर्व रेशो, सही, 1/, मिनिमम रिजर्व रेशो। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा। देखो होता क्या है, जब आप बैंकिंग सेक्टर से पैसा बोरो करते हो ना, जब जब आप बैंकिंग सेक्टर से पैसा बोरो करते हो, अब लेट से मैं एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि बैंक ए है, मैंने बैंक ए से $90, $100, मैंने बैंक ए से $100 जो है वो क्या करे, बोरो करे, मैंने बैंक ए से $100 क्या करे, बोरो करे। तो मुझे बताओ, क्या मेरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए, गिरनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, गिरनी चाहिए, सही, मैंने उसको बॉन्ड इशू कर दिए। अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या ये पैसा घूम फिर के वापस इकोनॉमी में आएगा? अब अगर मेरी गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकाला है तो वो नॉर्मली वापस बैंकिंग सेक्टर में ही पैसा डालती है, सही है। अगर उसने बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकाला है तो वो नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में ही पैसा डालेगी वापस, जाहिर सी बात है, सही है। तो होता ही है, जब एक बार मैंने बैंक ए से पैसा निकाला और लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने बैंक बी के अंदर अब पैसा डाल दिया, तो $100 अब बैंक बी के पास आ गया। अब आप बच्चे बच्चे बोलते हैं कि सर मनी सप्लाई $100 से गिरी, $100 से बढ़ गई, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आया, यही चीज आपके दिमाग में आ रही है अभी? बता दो मेरे को खाली, ये सिर्फ यही चीज दिमाग में आ रही है अभी? बैंक ए से $100 कम हुए,
बैंक बी में $100 बढ़ गए, मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आया। बच्चा नॉर्मली ये सोचता है, इस पॉइंट पे बच्चा नॉर्मली यही सोचता है कि भाई एक बैंक से $100 कम हुए, दूसरी बैंक में $100 बढ़ गए तो मेरी मनी सप्लाई में कोई फर्क नहीं आया। पर होता ही है कि जब आप एक बार बैंक बी में $100 डालते हो तो क्रेडिट क्रिएशन होती है। जब एक बार आप बैंक बी में $100 डालोगे तो क्रेडिट क्रिएशन होती है, सही है। जब एक बार आप बैंक बी में वापस पैसा डालोगे, देखो होता ही है, मैंने बैंक ए से पैसा निकाला, अब मैं घूम फिर के बैंकिंग सेक्टर में ही पैसा डालना है, सही है। घूम फिर के पैसा बैंकिंग सेक्टर में ही डालना है, तो अब ये पैसा घूम फिर के बैंक बी के पास आ जाएगा। तो बैंक बी के पास जब $100 आएगा, फिर इससे क्रेडिट क्रिएशन होगी, ये किसी को लोन देगा, फिर डिपॉजिट होगा, फिर लोन देगा, फिर डिपॉजिट देगा। तो इन दी एंड होता ही मेरा मनी सप्लाई बढ़ती है, इन दी एंड होता ही मेरी मनी सप्लाई बढ़ती है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर डेट फाइनेंसिंग नहीं है, अब मैं रट्टा लगवा रहा हूँ, एक रट्टा लगा लो, अगर डेट फाइनेंसिंग नहीं है और नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशन है, सही है, अगर पीएसबीआर नहीं है और नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो क्या होगा? अगर बॉन्ड इशू करोगे, अगर बॉन्ड इशू करोगे तो मनी सप्लाई कम होगी। ये नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस है। पर अगर मैं कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट है और यहां पर मैं इशू बॉन्ड कर रहा हूं, तो अगर मैं यहां पर बॉन्ड इशू करूंगा और मैं नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर को इशू करूंगा, नॉन बैंक का मतलब पब्लिक, आम पब्लिक, तो मेरी मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आएगा, मेरी मनी सप्लाई पे कोई फर्क नहीं आएगा। पर अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में करूंगा तो मेरी मनी सप्लाई बढ़ेगी। नॉर्मल प्रैक्टिस में तो मेरी मनी सप्लाई गिरती है, पर यहां पर मेरी मनी सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि मैं पीएसबीआर कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं पब्लिक सेक्टर बोरिंग रिक्वायरमेंट कर रहा हूं, मैं डेट फाइनेंसिंग कर रहा हूं। तो ये रट्टा लगा लूं हमेशा के लिए, अगर नॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशन है और बॉन्ड इशू हो रहे हैं तो मनी सप्लाई गिरेगी, पर अगर डेट फाइनेंसिंग है और इशू बॉन्ड हो रहे हैं तो नॉन बैंक में अनचेंज रहेगी, बैंकिंग सेक्टर में बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी ऑप्शन यही है, देखो क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस कर रही है अपना बजट डेफिसिट। If there is no change in notes and coins in circulation and commercial bank maintain a 10% reserve ratio, what will be the resulting increase in the money supply? मुझे एक चीज बताओ, बजट डेफिसिट 200 बिलियन का, ये तो इररेलेवेंट है, ये तो इररेलेवेंट है। मुझे बताओ क्या नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर करना चाहिए यहाँ पे? क्या नॉन बैंक प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर कंसीडर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे पूछा है मनी सप्लाई कितने से बढ़ेगी, तो यहाँ पर मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा, मैं खाली बैंकिंग सेक्टर को कंसीडर करूंगा। तो मैं देखूंगा कि बैंकिंग सेक्टर को मैंने कितना बेचा है, 50 बिलियन। तो अगर मैंने बैंकिंग सेक्टर को 50 बिलियन बेचा है और 10% का मेरा रिजर्व रेशो है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? मनी मल्टीप्लायर क्या आएगा? मनी मल्टीप्लायर आएगा 10, मनी मल्टीप्लायर आएगा 10। तो क्रेडिट क्रिएशन कितनी हो रही है? क्रेडिट मतलब चेंज इन मनी सप्लाई कितना है? चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय आपका ये रहा डिपॉजिट, सही है। मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 50 बिलियन ना। तो 50 बिलियन से जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास आंसर? मेरे पास आंसर आएगा 500। मेरे पास आंसर क्या आएगा? 500, सही है। ए नहीं हो सकता, ए क्यों होगा? 10 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना, क्रेडिट क्रिएशन होगी, क्रेडिट क्रिएशन, सही है। तो ये फॉर्मूला लगाना मत भूलना भाई, हमेशा ये आपको देगा, हमेशा ये 10% आपको देगा, सही है। ये हमेशा आपको 10% देगा, तो ये फॉर्मूला लगाना भूलना मत, ठीक है। तो बस यहाँ तक आज रखते हैं, 60 तक। कल मैं फिर कराता हूँ।